दतिया उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। उज्जैन और दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीसी के माध्यम से बुरहानपुर के बलराम महोत्सव से जुड़ेंगे सीएम। सिंगल क्लिक से फसल नुकसान की मुआवजा राशि करेंगे जारी। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। बस्तर प्रतिनिधि मंडल रहेगा साथ। एमपी में 3 स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम लगातार एक्टिव। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में अब तक 16% कम बारिश। नमस्कार, मैं उदय NG24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर दतिया से है, जहां दतिया उपचुनाव में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है तो शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दतिया की जनता अपना विधायक चुन रही है तो भाजपा से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस से घनश्याम सिंह मैदान में है। घनश्याम सिंह ने जीत का दावा किया है तो 2.20 लाख मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा से आशुतोष, कांग्रेस से घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 2000 बता दें कि 2,20,344 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इसमें 1,16,088 पुरुष और 1,04,246 महिलाएं हैं। दतिया सीट पर कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता दतिया का समग्र विकास चाहता है। मतदाता चाहता है कि आगे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिले। नई पीढ़ी आने वाली है जो लगातार उसको लगे एक औद्योगिक हब बनकर के दतिया हमारा कैसा उभर सकता है। उस दृष्टि से सभी मतदाता भाई बहन सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सभी लोग विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दतिया में सभी भयमुक्त होकर के मतदान कर रहे हैं। भोपाल से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान। दतिया विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका वोट दतिया के उज्जवल भविष्य और मजबूत लोकतंत्र की नींव है। मत देकर विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो आकाश आनंद की अगुवाई में सम्मेलन होंगे। 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से शुरू होगा अभियान। 25 अगस्त को जेवर में सम्मेलन में शामिल होंगे। आकाश आनंद ने बसपा प्रमुख के साथ मंथन किया है। विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत से आकाश आनंद का कद बढ़ेगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद की अगुवाई में सम्मेलन होंगे। 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से अभियान शुरू होगा। 25 अगस्त को जेवर में सम्मेलन में शामिल होंगे। आकाश आनंद ने बसपा प्रमुख के साथ मंथन किया है। विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत से आकाश आनंद का कद बढ़ेगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी नदीम जुड़ गए। नदीम,
बसपा ने राष्ट्रीय संयोजक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है आने वाले चुनावों को लेकर, प्रत्याशी चयन को लेकर, और किस प्रकार से आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी की भूमिका, प्रत्याशी चयन, तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर देख लिया जाए तो जमीनी स्तर पर लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती उतरकर लगातार कार्य कर रही हैं और लगातार अगर देख लिया जाए तो अपने जो भी इनके नेता हैं, पार्षद हैं, जो भी इनके तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ लगातार चुनावी मुद्दों को लेकर लगातार बैठक करते हुए नजर आ रही है। अगर देख लिया जाए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से जुटी है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, अब प्रत्याशियों के साथ चयन में अहम भूमिका जो है निभाते हुए नजर आएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो आकाश की अगुवाई की कार्यकर्ता में सम्मेलन भी होगा जिसमें वे प्रत्याशियों के साथ नाम पर मुहर लगाएंगे। इसकी शुरुआत 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद में होगी। तो वहीं अगर देख लिया जाए तो 25 अगस्त को नोएडा के जेवर में आयोजित सम्मेलन में आकाश की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि आकाश बीते समय सप्ताह के 3 दिवसीय राजधानी में प्रवेश पर आने वाले बाद बसपा सुप्रीमो में मायावती इस तरीके से लगातार अपनी पार्टी को सक्रिय बनाने में जुट चुकी हैं। 2007 वाला जो चीजें थी उसको लगातार दोहराने की लगातार प्रयास में लगी हुई है और लगातार इस पर बैठक करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक आकाश के यूपी में प्रचार की शुरुआत करने में उनका कद अब और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर देख लिया जाए, अगर अभी तक आकाश को यूपी में उत्तराखंड और राजनीति में दूर रखा जा रहा था, लेकिन अब इस फैसले से पार्टी में आजाद समाज की पार्टी के अध्यक्ष जो चंद्रशेखर आजाद के सामने में एक युवा चेहरा बतौर चुनौती पेश करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरीके से देख लिया जाए तो लगातार जो चुनावी 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अगर बात कर ली जाए बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लगातार तीनों पार्टियां जो है लगातार पूरी तरह तैयारियों में जुट चुकी हैं। लगातार अपने जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मायावती के इस डिसीजन के बाद जिस तरीके से जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी ये निभाते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। 4 अगस्त को दोनों सत्रों में अनुपूरक बजट पेश होगा। दोपहर 12:20 पर बजट पेश करने का कार्यक्रम तय। अनुपूरक बजट में नई योजनाओं की घोषणा संभव। जनहित से जुड़े कई प्रस्ताव बजट में देखने को मिल सकते। पहले दिन विधायक आलम पद के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। 5 अगस्त को सदन में विधायी कार्यक्रम होंगे और 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सरकार नए विधेयक भी सदन में पेश कर सकती है। समन्वित जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नदीम जुड़े हुए फोन लाइन पर। नदीम, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और अनुपूरक बजट अभी पेश होगा, क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेकर अगस्त दोपहर 12:20 पर सदन की प्रस्तुति की जाएगी और वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह से योगी सरकार इस बार अनुपूरक बजट में कुछ लोक लघुवन योजनाओं को ला सकती है। साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो लगातार अब लोगों की जो नजरें हैं इस बार के बजट में रहने वाली हैं। कुछ नई योजनाओं भी इस बजट के माध्यम से सरकार ला सकती है। इससे पहले 3 अगस्त को सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा क्योंकि आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से सपा विधायक आलम बेदी का निधन हो गया था। इससे पहले अगर देख लिया जाए तो शोक व्यक्त कर स्थापित हो जाएगा और साथ ही साथ अगर देख लिया जाए अब इस बजट से अगर देख लिया जाए तो 5 अगस्त से विधायी कार्य को अन्य कार्य निपटाए जाएंगे। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार इसके जो है पास कराएगी। इससे पहले अगर देख लिया जाए तो योगी सरकार 2026 और 2027 का मूल बजट करीबन बात कर ली जाए तो 9,12,000 करोड़ से ज्यादा पास करा चुकी है। उससे पहले की अगर देख लिया जाए तो तमाम तरीके से जो है बजट होने के बाद देख लिया जाए तो सवाल खड़े होते हैं। अगर देख लिया जाए तो सरकार पिछले सत्र के बाद अब 9 लाख अध्याय से चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक औद्योगिक विश्वविद्यालय जैसी तमाम तरीके की चीजें जो है इस पर रखी जाएंगी। जिस तरीके से देख लिया जाए तो इस बार का जो बजट है वो काफी लोगों की निगाहों में रहने वाला है।
बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए नदीम। खबर उज्जैन से, जो उज्जैन और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुरहानपुर के बलराम महोत्सव से जुड़ेंगे सीएम। सिंगल क्लिक से फसल नुकसान की मुआवजा राशि जारी करेंगे। उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। विज्ञान भवन में एमओयू हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर अहम कार्यक्रम है। रात में नई दिल्ली से भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उज्जैन, बुरहानपुर और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुरहानपुर के बलरामपुर महोत्सव से जुड़ेंगे। तो उज्जैन और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो सिंगल क्लिक से फसल नुकसान की मुआवजा राशि जारी करेंगे। उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। विज्ञान भवन में एमओयू हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर अहम कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और रात में नई दिल्ली से भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री। कल भोपाल से है किसानों के हित में एमपी सरकार का बड़ा फैसला। मूंग खरीदी का कोटा 25% से 60% बढ़ा है। स्लॉट बुकिंग की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ी है। उपार्जन की अंतिम तिथि अब 20 अगस्त। एमएसपी पर मूंग खरीदी का दायरा बढ़ा है। निर्मदापुरम, सीहोर, हरदा के किसानों को बड़ी राहत। लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी। अधिक किसानों को लाभ देने का प्रयास है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित। समिति करेगी ई टोकन व्यवस्था की समीक्षा। ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित, सुझाव मिलने तक ई टोकन पर रोक है। कल भोपाल से ई बसों का ट्रायल रन हुआ पूरा। आज से शुरू होगा ई बसों का कमर्शियल रन। तो 12 रुपए से किराया शुरू होगा। 10 रूटों पर ई बसों का संचालन शुरू होगा। फर्स्ट फेज में 20 ई बसें चलेंगी। तो भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में भी ई बस संचालित होगी। हर शहर में 180 किलोमीटर प्रतिदिन ई बस चलेगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां ई बसों का संचालन आज से शुरू होने जा रहा है। ट्रायल रन के बाद अब कमर्शियल रन जो है वो शुरू हो रहा है। तो भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में भी ई बसें चलेंगी। प्रतिदिन 180 किलोमीटर ये ई बसें चलेंगी। बड़ी खबर सोनपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। बता दें कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और फावड़े से जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खूनी संघर्ष में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच में मड़ियाहू थाना पुलिस जुटी है। रसूलपुर गाँव की घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं सोनपुर से, जहाँ जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। लाठी डंडे और फावड़े से जमकर मारपीट हुई है। रायपुर से है, जहां सांसद संतोष पांडे ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल की सरकार में पीएससी के चेयरमैन ने अति की है। पीएससी परीक्षा का पर्चा 1 साल पहले ही बांटा। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है। लोकसभा में परीक्षा संशोधन निवारण विधेयक पास हो चुका है। ये विधेयक पारदर्शिता, शुचिता को बढ़ाने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले होते थे। पूर्व चेयरमैन का भतीजा बहू बिना साक्षात्कार के डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। प्रदेश के युवाओं से भूपेश बघेल को भी माफी मांगनी चाहिए। तो पीएससी परीक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा कि सीबीआई की जांच में ये खुलासा हुआ है। तो सांसद संतोष पांडे ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा है।
पासी जिले में एक दवा व्यापारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मेडिकल स्टोर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने पहले दर्शननगर मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। थाना छावनी पे ईश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने सूचना दी कि उनके भाई गणेश चंद्र श्रीवास्तव पुत्र पवन श्रीवास्तव निवासी कुआं गांव थाना छावनी ने अपनी दुकान जो कि अमोड़ा में स्थित है वहां पे कुछ विषाक्त पदार्थ खा लिया था। सूचना मिलने में परिवार वाले उनको दवा इलाज के लिए दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज अयोध्या ले गए, जहाँ पे उनकी हालत को देखते हुए केजीएम में रेफर कर दिया गया। केजीएम में जाने से पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वाले शव को लेकर वापस अपने गांव आए हैं। उन्होंने एक तहरीर दी है। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बड़ी खबर कांकेर से है, जहां जिले में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। अंतागढ़ कोईबेड़ा मार्ग बंद हुआ है। फांसी नाले में जलस्तर बढ़ा है। आवागमन अवरुद्ध हुआ है। सड़क के दोनों तरफ वाहन, लोगों का लंबा जाम लगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। अंतागढ़ कोईलीबेड़ा मार्ग का मामला, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांकेर से, जहां जिले में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बता दें कि दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। तो फांसी नाले पर जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आवागमन अवरुद्ध हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से मध्य प्रदेश में 3 स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम एक्टिव हैं। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो मालवा, निमाड़ और उज्जैन संभाग में अगले 4 दिन अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अब तक 16% कम बारिश हुई है। 47 जिलों में औसत से नीचे बारिश रिकॉर्ड की गई है। उधार देवास, हरदा समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भोपाल में जुलाई में 41 इंच बारिश का रिकॉर्ड। 1973 का एक दिन में 11 इंच बारिश का रिकॉर्ड कायम। मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शेयर जोन से प्रदेश में तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मुरैना शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली मुख्य सड़क पर रोजाना लगने वाले जाम से लोग परेशान है। बुधवार दोपहर इस रोड पर पुल चौराहे से नगर निगम तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और एक मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था बहाल कराई। जाम के कारण वाहन चालकों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नारायणपुर के अबुजमाड़ क्षेत्र के सोनपुर में पुल नहीं होने से ग्रामीणों को हर बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। सोनपुर नदी के उफान पर आने से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। मरीजों को कंधे पर उठाकर नदी पार करानी पड़ती है। वहीं वनोपज और जरूरी सामान पहुंचाने में भी परेशानी होती है। ग्रामीण लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। नारायणपुर कलेक्टर ने बताया कि सोनपुर सरगीपाल मार्ग और पुल निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान के बाद उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता विकास के नाम पर मतदान कर रही है। दतिया विधानसभा चुनाव के तहत पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने मतदान केंद्र क्रमांक 121 पर वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दतिया भाजपा ने व्यापक विकास कार्य किए हैं और मतदाता इन्हीं कार्यों के आधार पर अपना समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्यों का जनता का भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कमल के फूल पर मतदान किया, भाजपा को मतदान किया, माननीय आशुतोष तिवारी जी को मतदान किया।
हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू चूल्हा चौका के बाद निकलने की परंपरा है यहाँ पे, तो निकलेंगे 11 बजे के आसपास। दतिया का विकास भारतीय जनता पार्टी ने करने की पूरी कोशिश की है। आने वाले समय में उद्योग लगे जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार लगा सकती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोहन यादव जी ने घोषणा की है 11,000 करोड़ के उद्योग की। हमारे नौजवान को दतिया में ही रोजगार मिल जाए, बाहर न जाना पड़े, इसलिए भाजपा को मतदान करें। हमारे प्रत्याशी नौजवान हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, इसलिए मतदान करें। कांग्रेस हमेशा से भ्रम की राजनीति करती आई है। पिछले चुनाव में भी भ्रम के कारण ही सफल हो गई थी, अब नहीं हो पाएगी। इस बार भी उन्होंने फर्जी लेटर जारी किया। जिला अध्यक्ष ने खुद ने ट्वीट करके इसका खंडन किया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह से शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शुरू होते ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। जिले के 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान। चूंकि कुछ कारणवश 2023 में कांग्रेस के जीत के कारण दतिया विकास की पटरी से उतर गया था, लेकिन माई ने दोबारा सुनी। दतिया को फिर मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुने, हम जीतें और दोबारा विकास के मार्ग पर दौड़ते चले जाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी, खंडेलवाल साहब, सभी की अनवरत जो प्रयास है उसी के हम भागीदार बनने जा रहे हैं। मतदाता दतिया का समग्र विकास चाहता है कि आगे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिले। नई पीढ़ी आने वाली है जो लगातार उसको लगे एक औद्योगिक हब बन करके दतिया हमारा कैसा उभर सकता है। उस दृष्टि से सभी मतदाता भाई बहन सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सभी लोग विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दतिया में सभी भयमुक्त होकर के मतदान कर रहे हैं। स्थिति बढ़िया है, सब अच्छा है। लगातार पोलिंगों पे हम भी जा रहे हैं, प्रत्याशी भी जा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी हो रही है, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। एक भ्रामक पत्र है, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम ही कांग्रेस का है। उत्साह सभी में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आपने देखा भी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के आपने अभी आयोजन देखे, आपने जो है मोहन यादव जी की सभा भी देखी होगी और भी हमारे जो तरफ सिंधिया जी भी आए और बड़ी बड़ी सभाएं आपने देखी। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जीत का अंतर अच्छा होगा, भारी बहुमत से जीतेंगे। खबर भदोही से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के सिर गोवर्धनपुर में आयोजित समरसता संकल्प सभा में घोषणा की। भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। संत रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर महापुरुषों की पहचान कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित की जाएंगी। गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।